अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और इसके बाद जो है ना मैं आपके साथ इसके अंदर 4-5 लेक्चर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो सारी आउटलाइन है ना पाकिस्तान अफेयर्स की वो कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मतलब इसका ये है कि इसके अंदर मार्क्स परसेंटेज जो है ना वो गुड है। इसके अंदर बोनस ये है कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल के अंदर। 10 से 12 नंबर आपके इजीली यहाँ से आ सकते हैं इसके एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से। ठीक है, तो मतलब ये आपको एक अच्छा मार्जिन देता है। और हमारे पास क्या होता है इसके अंदर हाँ जो हम है ना डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके कंसेप्ट को, और जो बेसिक्स चीज़ें हैं सबको, और कम्प्रिहेंसिव को भी। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर कितनी हो चुकी हैं अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, आप इस बुक को एज ए सोर्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन तैयार करने के लिए, सीएसएस के लिए। अब हमारे पास जो लेक्चर 1 है हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इसका वर्ड्स लीगल सिस्टम। हमारे पास दो तरह की स्टेट्स होती हैं। एक हमारे पास होती हैं कॉमन लॉ स्टेट्स, दूसरी होती हैं सिविल लॉ स्टेट्स। कॉमन लॉ स्टेट्स वो होती हैं जो बरतानिया की कॉलोनी रह चुकी होती हैं, और जो हमारे पास सिविल लॉ स्टेट्स होते हैं वो बरतानिया की कॉलोनी नहीं रह चुके होते। अब हमारे पास कॉमन लॉ स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ स्टेट्स भी कहते हैं, और ये फॉलो करती हैं एडवर्सरियल सिस्टम। और जो हमारे पास सिविल लॉ स्टेट्स हैं ये हमारे पास जैसे जर्मनी और फ्रांस हो गया, ये इनक्विस्टेरियल सिस्टम फॉलो करती हैं। अब एडवर्सरियल सिस्टम और इनक्विस्टेरियल को हम आगे डिस्कस करते हैं लेक्चर के अंदर। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अरिस्टोटल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वे ऑफ लाइफ स्टेट हैज़ चूजन फॉर हर सेल्फ। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव ऑर्गन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पाकिस्तान का क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारे पास एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन इसके अंदर नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यूके है, इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कस्टम्स की बेस पे, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन का एक्ट होता है उसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स हैं। आगे हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर अमेंडमेंट इजीली हो जाती है, मतलब इजीली अमेंडेड। और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि हमारे पास यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट इजीली नहीं होती। इसके अंदर जैसे हमारे पास एग्जांपल ये है कि वेपन जो है ना उसकी एक क्लास है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हर जो शहरी है ना वो अपने पास वेपन रख सकता है, ये उसका हक है। तो ओबामा ने इसको इवेंट करने की कोशिश की मगर वो नहीं कर सका। तो इससे जाहिर होता है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पास बेस ऑफ ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास पाकिस्तान में आज तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, उन सब की बेस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बेस्ड ऑन ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस में क्या है कि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव क्या करता है, ये लॉ मेकिंग करता है। एग्जेक्टिव क्या करता है, ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करता है। और जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करती है। मेन पर्पस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो ये हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। इसमें हमारे पास एक टर्म होती है रूल ऑफ लॉ और एक होती है ड्यू प्रोसेस। जो रूल ऑफ लॉ होती है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जो हमारे पास ड्यू प्रोसेस हो, ये क्या हो गया, हमारे पास कानून की बालदस्ती यानी सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू प्रोसेस। और रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब जो ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है ना, ये हमारे पास क्या बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना बालादस्ती करवाती है। और जो हमारे पास रूल ऑफ लॉ है ना, जैसे हमारे पास मैग्ना कार्टा है, फैसला अपनी मर्जी से पहले करते हैं। जैसे हमारे पास किंग है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसे हमारे पास किंग है ना वो अपनी मर्जी से कोई भी मतलब अपील कर सकता है, कोई भी फैसला ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैग्ना कार्टा का जो है ना प्रोसेस है। तो इस तरह ये रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है। और जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो भी एक्शन करेगी वो हमारे पास ड्यू प्रोसेस के अंडर आएगा। और हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। इससे हम क्या कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास 3 जो है ना बेसिक्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको सेपरेट सेपरेट पावर्स दी गई हैं कि वो आपस में मिंगल अप नहीं हो सकते। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। इसके ऊपर मोंटेस्की की थ्योरी है जो कि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है पार्लियामेंट। हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, यूएस के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं। वो क्या होता है कि वो हमारे पास क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और एक्शंस देते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और प्रेसिडेंट देते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ट्रू जो है ना हमारे पास
सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुई। मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पीएम ऑर्डर्स देते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर यूएस का प्रेसिडेंट, मतलब जैसे यूएस का हमने एग्जांपल ली हुई है तो प्रेसिडेंट देता है। तो इस तरह उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होते हैं ना इनके अंडर होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो गई। किस तरह नहीं होगी? क्योंकि जो पीएम होता है ना वो लेजिस्लेटिव को, पार्लियामेंट को क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। इसी तरह जो यूएस का प्रेसिडेंट है ना वो कांग्रेस को जो है ना हमारे पास अकाउंटेबल नहीं होता और जो है ना वो आंसरेबल भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जो यूएस है वहाँ ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर है। क्योंकि जो पाकिस्तान का पीएम है वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, और जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो किसी को अकाउंटेबल नहीं होता अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के लिए या एक्शंस के लिए। ठीक होगी, इससे हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। हमारे पास फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि हमारे पास जैसे है ना आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 257 है। ठीक है, अभी हम किसके तहत कह रहे हैं? विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसके आगे हम जो भी बात करेंगे विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 करेंगे, क्योंकि जो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास आर्टिकल 1 और आर्टिकल 257 क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है ना वो पाकिस्तान की टेरिटरीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 1 क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो पाकिस्तान है ना उसकी कंपोजिशन क्या है कि उसके अंदर हमारे पास क्या बने हुए हैं? 4 प्रोविंस बने हुए हैं, पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है और हमारे पास इलाकशुदा इलाके हैं जैसे फाटा वगैरह मर्ज्ड हो गए हैं अब केपीके के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि एक रिफरेंडम होती है और दूसरा हमारे पास होता है प्लेबिसाइड। जो हमारे पास रिफरेंडम होती है ना ये प्रेसिडेंट करते हैं, और जो प्लेबिसाइड होता है ना ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन की तरफ से होते हैं, जिससे हम हक़ के खुद इरादियत या इस्तिस्वाब रवी कहते हैं। अब हमारे पास ये रेफरेंडम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है ना वो वोटिंग करवाता है टू डिटरमिन दी पर्पस, यानी ये नेशनल पॉलिसी वगैरह को जो है ना डिटरमिन करने के लिए प्रेसिडेंट रेफरेंडम करवाता है किसी भी कंट्री के अंदर। और जो प्लेबिसाइड होता है ये यूएनओ करवाता है। यूएनओ क्या करवाता है कि ये वोटिंग करवाता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो कि बोन ऑफ कंटेंशन हो दो कंट्रीज़ के दरमियान, जैसे कि हमारे पास कश्मीर है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि वो ये डिटरमिन किया जाता है पर्पज़ के उनके जो है ना वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग वो क्या चाहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक़ के खुद इरादियत के बारे में उनका क्या पर्पज़ है, और उसके तहत फिर उनकी डिवीजन की जाती है कि उसको किस कंट्री के साथ मर्ज किया जाए। तो इसको कहते हैं प्लेबिसाइड। और जो रेफरेंडम होता है ये किसी भी मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है वो नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों से वोटिंग लेता है। हमारे पास 2 चीज़ें और होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक होती है डी फैक्टो और एक होता है डी जोर। जो डी फैक्टो होता है ना वो इम्प्रॉपर या इलीगल एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग होती है, और जो डी जोर होता है ना वो प्रॉपर या लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग होती है लॉ के अंदर। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मुशर्रफ था, वो एक आर्मी चीफ था और वो प्रेसिडेंट भी था, ये इलीगल था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको डिफेक्टो प्रेसिडेंट कह सकते हैं। मतलब ये डिफेक्टो का मतलब क्या होगा, फॉल्ट याद करने के लिए। और जो जरदारी है ना ये लीगल प्रेसिडेंट है, तो ये क्या हो गया, ये डीजोर प्रेसिडेंट हो गया जरदारी। जो मुशर्रफ हो गया वो तो आर्मी चीफ था, उसको तो प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए था, अगर उसने ज़बरदस्ती बन गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट है। और जो जरदारी है ये डीजोर प्रेसिडेंट है। इस तरह जब हम आर्टिकल 257 ऑफ 1973 पढ़ते हैं या उसकी तरफ जाते हैं या उससे हेल्प लेते हैं तो वो क्या कहता है कि जो प्लेबिसाइट है ना ये लोगों की विशेज़ के मुताबिक फैसला करता है। और जो हमारे पास क्या आर्टिकल 8 to 28 हैं ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, अगर हम उस तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक यूनिटेड स्टेट होती है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी होती है फेडरेशन स्टेट जिसके अंदर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अमेंडमेंट भी आ चुकी है 80th अमेंडमेंट, जिसमें जो है ना प्रोविंस स्ट्रॉन्ग कर दिए गए हैं। और हमारे पास क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। तो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ये 3 प्रोसेस हैं। ठीक है, जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर सबसे ऊपर यूनियन काउंसिल होती है, फिर तहसील्स, डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर डिवीजन्स, और फिर प्रोविंसेस, और फिर स्टेट। मतलब हम इसको इस तरह लेके आते हैं कि बेसिक लेवल से हाई लेवल की तरफ, मतलब फिर इसके ऊपर ये फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है। तो इससे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये फेडरल जो पार्ट हो गया ना ये हमारे पास क्या हो गया, फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। और जो हमारे पास ये स्टेट वगैरह और जो हमारे पास प्रोविंस आते हैं और ये डिवीजन्स आती हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर आते हैं हमारे पास यूनियन काउंसिल्स आती हैं, तहसील्स आती हैं और डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। तो इस तरह ये हमारे क्या है, हमारी गवर्नमेंट के टाइप्स हैं या फिर टायर्स हैं जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है ना बटी होती है पाकिस्तान के अंदर। ये किसने की है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है सब कुछ।
अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देते हैं तो उससे हम किसी भी पीएम को निकाल सकते हैं। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि किसी भी पीएम के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस ना रहे अवाम का या फिर जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका, तो पार्लियामेंट के अंदर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे के उस पीएम को निकाल सकते हैं, जैसे कि इमरान खान को निकाला गया है। जो हमारे पास होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देते हैं। जो प्रेसिडेंट होती है उसके लिए क्या करते हैं, इम्पीचमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आरिफ अलवी को निकालना तो फिर हम क्या करेंगे, इम्पीचमेंट करेंगे। और अगर जैसे शहबाज शरीफ को निकालना है तो हम क्या करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है। और FG मतलब फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल 90 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 90 ये डिफाइन करता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डिफाइन करती है व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट। मतलब जो आर्टिकल 90 है वो इसकी फेडरल गवर्नमेंट की हमें डेफिनेशन देता है पाकिस्तान के अंदर। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो ये डिफाइन करता है कि कोई हमारे मुल्क की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट आकर क्या करते हैं, एक कैबिनेट बनाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो कैबिनेट होती है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, एक तो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होता है, दूसरा कौन होता है, फॉरेन ये मतलब फेडरल मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। अब आर्टिकल 91 ऑफ 1973 क्या डिफाइन करता है, ये कैबिनेट को डिफाइन करते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना पीएम, ये एडवाइस पीएम की एडवाइस के ऊपर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है ना वो उसका काम होता है। मतलब पीएम जो है ना वो किसी भी प्रोसेस के अंदर अपनी पॉलिसी वगैरह बनाते हैं अपनी कैबिनेट के साथ मिलके, और जो प्रेसिडेंट का काम होता है वो सिर्फ साइन करना होता है, मतलब अप्रूवल देनी होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। हमारे पास अब आर्टिकल जो है ना 62 वो क्या कहते हैं कि जो MNA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना उसको डिफाइन करता है। और जो आर्टिकल 41 है हमारे 1973 का, वो हमारे पास किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना उसको डिफाइन करता है। अब ये क्या कहता है कि हमारे पास जो है ना आर्टिकल 41 के मुताबिक प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, नंबर 1 पे वो मुसलमान होना चाहिए और जो लेस दैन 45 ईयर्स उसकी एज नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे पास जो MNA का क्राइटेरिया है बाकी वो सारा वही फॉलो करता हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 51 के अंदर जो है ना वो डिफाइन किए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट का होना ये ज़रूरी है। और हमारे पास क्या होता है कि अगर हम प्रेसिडेंट जो है ना वो डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो बीमार होता है तो उसकी जगह क्या लाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट लाते हैं। अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट भी मतलब ना हो या वो भी उसकी भी डेथ हो जाए तो फिर हम उसकी जगह क्या लेते हैं, चेयरमैन सेनेट लेते हैं। अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर उसकी जगह क्या लेते हैं, किसी भी जलसे के अंदर स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। अब हमारे पास जो FG है मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, उसके अंदर कितने हमारे पास होते हैं, पाकिस्तान के अंदर 3 बॉडीज़ के ऊपर 3 टायर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होती है। अब हमारे पास लेजिस्लेटिव को कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल 45। और जो जुडिशरी है उसको कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल 89 ऑफ 1973। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन होता है या फिर जो हमारे पास ये गवर्नमेंट बनती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल होता है। इसको कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल 47। अब प्रेसिडेंट को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो करते हैं, जिससे हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। किसी भी सिलेक्शन के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको हम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्टोरल कॉलेज कहेंगे, और जो प्रेसिडेंट की हमारे पास सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे उसको प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कहेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे पास सेनेटर्स होंगे, MNAs होंगे और MPAs होंगे। ठीक है। अगर 65 जो है ना वो प्रेसिडेंट के हक में आते हैं तो फिर प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हो जाते हैं। अब ये सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का एक प्रोसेस है। हमारे पास पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है, इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, ये PM के कहने के ऊपर कोई भी काम करता है। इसकी पावर्स को हम क्या कहते हैं, डेलीगेटेड पावर्स भी कहते हैं। कौन इसको डेलीगेट करता है, इसको डेलीगेटेड पावर्स दी जाती हैं PM की तरफ से। हमारे पास इसके बाद दूसरी जुडिशियल पावर्स होती हैं जो इसको आर्टिकल 45A देता है। आर्टिकल 45A ऑफ 1973 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी की सज़ाए मौत को यानी डेथ पेनल्टी को अपील कर सकते हैं या उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट हो गई। आगे हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर जो है ना प्रेसिडेंट के पास वो क्या होती है। आर्टिकल 89 जो है ना वो इसको लेजिस्लेटिव पावर्स भी देता है प्रेसिडेंट को, कि ये हमारे पास क्या होता है, ये किसी भी जो है ना कैन फॉर्म लेजिस्लेशन थ्रू ऑर्डिनेंस। तो ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होती है, उसके तहत कोई भी हमारे पास लेजिस्लेचर का काम कर सकते हैं। जो एक्ट होता है ना कानून, वो किसी भी मुल्क की मतलब अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो वो पार्लियामेंट पास करती है एक्ट। और जैसे हमारे पास ऑर्डिनेंस होता है ना वो क्या होता है, ये लॉ होता है जो प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं। मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो लॉ बनता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, और जो पार्लियामेंट बनाती है उसको क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर क्या है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो है ना इसके पास भी जो है ना ये एग्जेक्टिव बॉडी के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसकी कोई एज डिफाइन नहीं की हुई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका MNA वाला क्राइटेरिया होता है जो कि आर्टिकल 62
जो है ना हमारे पास 1973 का, वो डिफ़ाइन करता है। इसकी एज जो है वो 25 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए या 25 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इसके है ना, इसको हम लीडर ऑफ कैबिनेट कहते हैं। इसके खिलाफ जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है अगर इसकी कारकर्दगी अच्छी ना हो। जैसे आर्टिकल 95 डिफाइन करता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस कैसे है। ये किसी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एलिजिबिलिटी। हमारे पास लेजिस्लेटिव ऑर्गन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो पाकिस्तान का है वो क्या है, यूनिकैमरल है कि बाई कैमरल है। हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बाई कैमरल है। इसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असम्बली कहते हैं। हमारे पास एक प्रोविंशियल असम्बली होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, यूनिकैमरल होती है। और हमारे पास क्या होता है, सेनेट। सेनेट क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास टोटल पहले 104 सीटें होती थी, अब 96 हो गई हैं, कुछ रिड्यूस कर दी गई हैं। इसके अंदर क्या है, तमाम प्रोविंसेस को जो है ना इक्वल सीट्स दी जाती हैं। इसे अपर हाउस भी कहते हैं। जिसके अंदर ये पॉपुलेशन बेस नहीं होती सीट्स, मतलब इक्वली डिवाइड की होती हैं सारे प्रोविंसेस के दरमियान। इसके इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ सेनेटर क्या होता है, सेनेटर की एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ सेनेटर के अंदर MNA प्लस MP होते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस को हम STV कहते हैं। और हमारे पास क्या होता है, हेड जो होता है ना इसका, उसको हम क्या कहते हैं, चेयरमैन। सेनेट के हेड को हम क्या चेयरमैन सेनेट कहते हैं। इसका हेड नॉन मुस्लिम तो हो सकते हैं, मगर इसके हेड जो नॉन मुस्लिम होगा वो एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पर रोल प्ले नहीं कर सकता। फिर हमारे पास नेशनल असम्बली आती है। नेशनल असम्बली के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, पहले 342 सीट्स थी, अब 336 होती हैं। इसका ड्यूरेशन 5 साल के लिए होता है। ये डिपेंड करती है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। इसके अंदर जो हमारे पास वो होते हैं MNA MPs, उनकी एज जो है ना 25 ईयर्स होनी चाहिए एटलीस्ट। और जो हमारे पास स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली होता है और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली होते हैं जो इसको मतलब लीड करते हैं। मोर पावर्स देन सेनेट। हमारे पास जो है ना नेशनल असम्बली के पास सेनेट से कौन सी पावर्स ज़्यादा हैं। पावर टू इलेक्ट PM सेनेट के पास नहीं होती, नेशनल असम्बली के पास होती है। पावर टू रिमूव PM सेनेट के पास नहीं होती। और जो हमारे पास क्या होता है, जो मॉनेटरी बिल्स होते हैं वो भी सारे हमारे पास क्या होती हैं, नेशनल असम्बली जो है ना वो पास करती है। और हमारे पास क्या होता है कि जुडिशल ब्रांच जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर, उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हमारे पास आर्टिकल 8 से 28 तक जो है ना उसके अंदर डिफाइन किए गए हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक आम शहरी है उसके लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो जुडिशल ब्रांच है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, फेडरल शरीयत कोर्ट आ जाता है, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं। अब आर्टिकल 175 ऑफ 1973 ये क्या डिफाइन करता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस, वन हाई कोर्ट फॉर ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। आर्टिकल 184 ऑफ 1973 क्या डिफाइन करता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसको डिफाइन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना वो क्या है, केस डायरेक्टली हैंडल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वगैरह के केसेस होती हैं। आर्टिकल 185 ऑफ 1973 क्या डिफाइन करता है, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास करता है कि जुरिस्डिक्शन को जो है ना उसको हम एप्लीकेट करते हैं, मतलब केस हैंडल बाय सुप्रीम कोर्ट बाय अपील। ठीक है। आर्टिकल 186 ऑफ 1973 क्या करता है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है जो कि हमारे पास क्या होता है, पब्लिक राइट केसेस और लीगल मैटर्स के अंदर दी जाती है। अब हम चलते हैं आगे, और ये कि हमारे पास प्रेसिडेंट जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि विद रेफरेंस टू फाइल ओनली। बस प्रेसिडेंट को ये होता है कि वो किसी भी जो है ना हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो केसेस होते हैं उसके अंदर अगर कोई फैसला होता है उसकी सिर्फ फाइल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब आर्टिकल 189 क्या कहता है कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स। तो उसके बाद हम चलते हैं फेडरल शरीयत कोड की तरफ। फेडरल शरीयत कोड क्या कहती है कि ये कहती है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस सेक्शन 4 के तहत जो भी है ना हमारे पास वो लॉ बनने चाहिए। अब जो हमारे पास पार्लियामेंट क्या करती है, ये एक लॉ बनाती है रिलेटेड टू इस्लामिक लॉ। अब वो क्या होता है, अगर वो अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना होता है तो हमारे पास क्या होता है, फेडरल शरीयत कोड क्या कर सकती है, उसको रूल डाउन कर सकता है, उसको अगर वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, उसको डिक्लेयर इलीगल कर सकता है, उसको रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुरान और सुन्ना के खिलाफ है तो ये हमारे पास रूल है फेडरल शरीयत कोड का कि ये उन रूल्स को नहीं बनने देता और पास भी नहीं होने देता। फेडरल शरीयत कोर्ट का हमारे पास क्या होता है, इसके पास आर्टिकल 184 क्लास 3 के तहत सो मोटो का भी इसके पास पावर होती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सही लगा होगा। इंशाल्लाह फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे लेक्चर के अंदर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये लंबा हो जाएगा।